पहले एपिसोड की शुरुआत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर वेनेसडे को देखते हैं, जिससे स्कूल में पता चलता है कि किसी ने उसके छोटे भाई पग्जली को परेशान करने के लिए उसके लॉकर में बंद कर दिया। और जब वो पग्जली को लॉकर से बाहर निकालकर उससे पूछती है कि उसके साथ ये किसने किया, तो वो डर के मारे उन लड़कों का नाम बताने से मना कर देता है जिन्होंने उसे इस लॉकर में बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वेनेसडे पग्जली को छूती है तो उसे अचानक से कुछ साइकिक विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे वो सभी लड़के दिखाई देते हैं जिन्होंने पग्जली को परेशान किया था। इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने के लिए स्कूल के स्विमिंग पूल पर जाती है, जहां वो सभी लड़के स्विमिंग कर रहे थे। और अब वो उस पूल में कुछ पिराना मछलियों को छोड़ देती है, जिसके बाद वो मछलियां उनमें से एक लड़के पर हमला करके उसके एक टेस्टिकल को ही खा जाती है। पर अब वेनेसडे की इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब अगले सीन में हम वेनेसडे की मां मोटिशा और पिता गोमेज को देखते हैं, जो अब जेरिको नाम के शहर के स्कूल में वेनेसडे का एडमिशन करवाने के लिए उसे ले जा रहे होते हैं। इस स्कूल का नाम नेवमो एकेडमी था और यहाँ आउटकास्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था। दरअसल जिन बच्चों के पास वेनेसडे की जैसी कुछ जादुई शक्तियां थी उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है, और जिन इंसानी बच्चों के पास कोई जादू शक्तियां नहीं होती उन्हें नॉर्मी कहा जाता है। अब हालांकि वेनेसडे स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोटिशा और गोमेज उसे समझाते हैं कि ये स्कूल उसके जैसे आउटकास्ट बच्चों के लिए बिल्कुल सही है और यहाँ रहकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। जिनकी अब इन बातों से हमें पता चलता है कि मोटिशा और गोमेज भी पहले नेवमो एकेडमी के स्टूडेंट्स रह चुके। फिर अगले सीन में हम जेरिको शहर के जंगल में एक लड़के को देखते जो यहाँ पर कैंपिंग करने आया था, लेकिन इसी दौरान जंगल में कोई क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वेनेसडे और उसके परिवार को देखते जो अब नेवरमो एकेडमी पहुंचकर यहाँ की प्रिंसिपल लेरिसा विम से मिलते हैं, जहाँ लेरिसा उन्हें बताती कि वैसे तो नेवरमो एकेडमी में साल के बीच में किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मोटिशा लेरिसा की बहुत अच्छी दोस्त थी और मोटिशा यहाँ के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थी, इसलिए वेनेसडे को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। पर इसके साथ ही उसे एक थेरेपिस्ट भी दी जाती है ताकि उसका गुस्सा कंट्रोल किया जा सके और यहाँ वो गुस्से में बेकाबू होकर किसी स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब इसके बाद वेनेसडे को उसका कमरा दिखाया जाता है और उसके साथ ही उसकी मुलाकात उसके रूममेट एनिड से होती है, जो एक वेयरवुल्फ थी। जिसके बाद लेरिसा के कहने पर एनिड वेनेसडे को स्कूल का टूर देती है, जो उसे बताती कि स्कूल में मेनली 4 तरह के आउटकास्ट के ग्रुप पढ़ते हैं, जिनमें से पहले तरह के ग्रुप्स को फैंग्स कहते हैं, जिनमें वैम्पायर्स है। दूसरी तरह के आउटकास्ट ग्रुप को फर्स कहते हैं, जिनमें वेयरवुल्फ है। वहीं तीसरी तरह के ग्रुप को स्केल्स कहते हैं, जिनमें साइरेंस है, जो अपने सायरिंग सॉन्ग से किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं और इसके साथ ये पानी में जाते ही मोमेंट के रूप में बदल जाते हैं। वहीं चौथे तरह के आउटकास्ट ग्रुप को गॉर्गॉन्स कहते हैं, जो अपने सांप जैसे बाल दिखाकर किसी को भी थोड़ी देर के लिए पत्थर में बदल सकते हैं। जिसके साथ ही फिर एनिड उसे बियांका नाम की एक सायरन के बारे में भी बताती है, जो स्केल्स की लीडर थी और वो एक रॉयल फैमिली में से थी। इसके साथ ही उसके बारे में ये अफवाह भी थी कि वो यहाँ पढ़ने वाले जेवियर नाम के लड़के को डेट कर रही थी। अब इसके बाद वेनेसडे के परिवार यहाँ से जाने से पहले उससे आखिरी बार मिलकर गुड बाय कहते हैं और मोटिशा फिर उसे अपने एक जादुई नेकलेस देती है, जो ऑब्सिडियन मेटल से बना था, जहाँ अब उसकी माँ उसे बताती कि इसका प्रयोग उनके पूर्वज दिव्य दृष्टि को पाने के लिए करते थे। जिसके साथ ही वो वेनेसडे को एक क्रिस्टल बॉल भी देती है, जिसकी मदद से वो उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर वेनेसडे उससे कहती है कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कुछ ही दिनों बाद यहाँ से भाग जाएगी, जिसके बाद मोटिशा भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। इसलिए वेनेसडे के परिवार स्कूल से जाते वक्त उसे बिना बताए उस पर नजर रखने के लिए एक इंसानी हाथ जैसे दिखने वाले क्रीचर थिंग को स्कूल में छोड़ देते। वहीं दूसरी तरफ हम जेरिको शहर के शेरिफ गैल्पिन को देखते हैं, जिसे जंगल में उसी लड़के की लाश मिलती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में जंगल में देखा था, और उस क्रीचर ने उस लड़के के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। पुलिस को इससे पहले इसी हालत में और भी लोगों की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन गैल्पिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। इसलिए वो शहर के लोगों को झूठ कहता है कि ये सब किसी जंगली भालू ने किया है। आप सीन नेवरमोर एकेडमी में शिफ्ट होती है, जहां अगली सुबह हम स्वॉर्ड फाइट के दौरान बियांका को देखते हैं, जो रोवन नाम के एक लड़के को हराने के बाद वहां मौजूद सभी को उससे स्वॉर्ड फाइट करने के लिए चुनौती देती है। जिसके बाद अब वेनेसडे उसका ये चुनौती एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बियांका आखिरकार वेनेसडे को हरा देती है। पर अब इसके बाद वेनेसडे जब स्कूल में कहीं जा रही होती तो कोई ऊपर से एक पत्थर की मूर्ति गिराकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर सही समय पर आकर उसे बचा
लेता है, जहाँ वो वेनेसडे को बताता है कि उन दोनों की ग्रैंड मदर्स बहुत अच्छी दोस्त थी और बचपन में जेवियर की ग्रैंड मदर के फ्यूनरल के वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ वेनेसडे ने उसकी जान बचाई थी। अब इसके बाद जब वेनेसडे अपने रूम में होती है तो वो चीन को उसके ऊपर नजर रखते हुए देख लेती है और फिर इसे जान से ना मारने के बदले में उसे अपना गुलाम बना लेती है ताकि उसकी मदद से वो स्कूल से भाग सके। फिर इसके बाद लेरिसा उसे उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर किम्बर्ट के पास लेकर जाती है, लेकिन वेनेसडे बाथरूम जाने का बहाना करके वहाँ की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। जिसी दौरान उसकी टक्कर एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से हो जाती है और तभी उसे एक और साइकिक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस ड्राइवर की एक एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी वेनेसडे को काफी बुरा भला कहता है क्योंकि इस शहर में रहने वाले नॉर्मिस आउटकास्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वेनेसडे उसी एक्सीडेंट के बारे में बिना बताए वहाँ से कैफे में चली जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ काम करने वाले लड़के टाइलर से होती है। अब वेनेसडे उसकी खराब पड़ी कॉफी मशीन को ठीक करने में मदद करती है और इसके बदले वो उसके लिए रेलवे स्टेशन तक एक टैक्सी बुलाने को कहती है ताकि वो यहाँ से शहर छोड़कर भाग सके। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि 1 घंटे बाद ही उसका काम यहाँ खत्म होने वाला है, जिसके बाद ही वो उसे खुद रेलवे स्टेशन तक छोड़ आएगा। इसलिए वो कैफे में बैठकर उसका वेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इस शहर के मेयर का बेटा लूकास और उसके दोस्त वहाँ जाते जो वेनेसडे को परेशान करने लगते, जिस पर वेनेसडे अकेले ही बड़े आसानी से उन सभी की पिटाई कर देती है। फिर इतने में वहाँ पर गैल्पिन आ जाता है और अब वो वेनेसडे से यहाँ उसकी लड़ाई करने के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ प्रिंसिपल लेरिसा भी वेनेसडे को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और जब वो गैल्पिन को बताती कि वेनेसडे गोमेज की बेटी है तो ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाता है, जो अब वेनेसडे को बताता है कि उसके पिता जब नेवरमोर में पढ़ते थे तब उन्होंने एक नॉर्मी लड़की की हत्या कर दी थी। अब स्कूल वापस आने के बाद वेनेसडे शाम के वक्त अपने रूम में एक चेलो बजाने लगती है और वो इसे इतना अच्छा बजाती है कि स्कूल के स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल लेरा भी इसे सुनकर एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद वो एनेट को थिंग से मिलवाती है और उसे बताती है कि ये उसके परिवार के साथ कई सालों से रह रहा है और अब ये भी उनके परिवार का एक हिस्सा है, जिससे अब एनेट भी अपनी फीलिंग शेयर करने लगती है और उससे कहती है कि वेयरवुल्फ होने के बावजूद मैं अभी तक पूरी तरह से वेयरवुल्फ में ट्रांसफर नहीं हो पाई हूँ और अगर मैं आगे भी ऐसी ही रही तो बाकी वेयरवुल्फ्स मुझे अपनी कम्युनिटी से अलग कर देंगे। अब इसके बाद एनेट के लैपटॉप से वेनेसडे टाइलर से कांटेक्ट करती है और कल शहर में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान यहाँ से भागने में उसकी मदद मांगती है, जिसके अनुसार अब अगली शाम को ही वो दोनों फेस्टिवल में एक दूसरे से मिलते हैं और अब ये दोनों यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अब वहाँ एक बार फिर से लूकस और उसके कुछ दोस्त वेनेसडे से बदला लेने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिनके पास इस बार कुछ हथियार भी होते हैं। इसलिए अब टाइलर वेनेसडे के साथ उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान वेनेसडे वहाँ से जा रहे रोहन से टकरा जाती है और तभी वो अपने विजन में देखती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर रोहन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो उसे जंगल में जाने से रोकने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन अब जंगल में आकर रोहन उसे बताता है कि वो जानबूझकर वेनेसडे को अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाया है ताकि वो उसे जान से मार सके, जो अब अपने टेलीकिनेटिक शक्ति की मदद से वेनेसडे को हवा में उठाकर एक पेड़ से बांध देता है। जिसके बाद अब वो उसे एक फटी हुई अधूरी पिक्चर दिखाता है जो रोहन की माँ ने मरने से पहले बनाई थी और उसकी माँ भी नेवरमोर की एक स्टूडेंट थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वेनेसडे एक दिन नेवरमोर एकेडमी के अंत का कारण बनेगी। इसलिए वो एकेडमी को बचाने के लिए वेनेसडे को मारना चाहता है, जहां वो उससे ये भी रिवील करता है कि स्कूल में उसके ऊपर वो पत्थर की मूर्ति उसी ने गिराई थी। लेकिन जैसे ही अब वो उसे मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है और फिर आखिर में उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद वो पीछे मुड़कर वेनेसडे की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद वेनेसडे रोहन की लाश के पास पड़ी उस पिक्चर को ध्यान से देखती है, जिसमें वो नेवरमोर की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी और वो बिल्डिंग आग में जल रही थी। जिसके बाद अब वो ये पिक्चर लेकर वापस स्कूल आ जाती है और अब उसी शाम को वो क्रिस्टल बॉल से अपने परिवार को कांटेक्ट करके मुस्कुराते हुए उनसे कहती है कि ये स्कूल मुझे पसंद आ गया है। जिसी इवल इरादे के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम गैल्पिन और उसकी टीम को देखते हैं, जो वेनेसडे के रोहन के कत्ल के बारे में बताने पर जंगल में उसकी लाश को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें उसकी लाश नहीं मिलती तो गैल्पिन को लगता है कि वेनेसडे उनसे इस बारे में झूठ बोल रही है, जिस पर अब वेनेसडे गैल्पिन को समझाने लगती है कि जरूर कोई रोहन की मौत के बारे में कुछ छुपाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से रोहन आ जाता है जो बिल्कुल सही सलामत था, जिसे जिंदा देखकर वेनेसडे बिल्कुल हैरान हो जाती है। अब इसके बाद उसके थेरेपी सेशन में डॉक्टर किम्बर्ट उससे सवाल करती है कि उसने रोहन की मौत के बारे में पुलिस से झूठ क्यों कहा। लेकिन
वेनेसडे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अब सेशन खत्म होने के बाद वो वापस स्कूल आकर एनेट से मिलती है, जो इस साल होने वाले पोए कप प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। जहाँ वेनेसडे उससे रोहन के बारे में पूछती है, जिस पर एनेट उसे बताती कि रोहन जेवियर का रूममेट था। अब इसके बाद वेनेसडे अपने रूम में जब उस अधूरी पिक्चर को ध्यान से देख रही होती है, तभी उसकी नजर उसके कोने पर बने हुए एक वाटरमार्क पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो प्रिंसिपल लेरिसा से जाकर मिलती है और उससे रोहन से मिलने की परमिशन मांगती है, जिस पर लेरिसा उसे बताती कि रोहन को स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसे उसके घर भेजा जा रहा है। जीसी के साथ वो वेनेसडे से शेयर करती कि स्कूल के नियम के अनुसार यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना जरूरी है, इसीलिए वेनेसडे थिंग को रोहन पर नजर रखने को कहती है और वहीं वो जाकर कई सारे एक्टिविटीज ट्राई करती है, जिसके बाद वो यूजिन नाम के एक लड़के के साथ बी कीपिंग करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब थिंग रेलवे स्टेशन पर रोहन का पीछा कर रहा होता है तो रोहन बाथरूम में जाकर अपना रूप बदल लेता है और एक बूढ़े आदमी के रूप में थिंग को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। पर अब हम देखते कि वो आखिर में प्रिंसिपल लेरिसा का रूप ले लेता है, जिसका मतलब लेरिसा के पास किसी का भी रूप बदल लेने की शक्ति थी, जिसकी मदद से उसने रोहन की मौत को छुपाने के लिए रोहन का रूप ले लिया था और फिर पुलिस के सामने इसी रूप में स्कूल आई थी। अब इसके बाद थिंग स्कूल वापस आकर वेनेसडे को सब बता देता है कि रोहन उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गया, जो सुनकर वेनेसडे गुस्से में उसे डांटने लगती है। इसके बाद अब वो अपने बॉटनी क्लास में जाती है, जहाँ उसे जेवियर की एक शक्ति के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी चीज की ड्राइंग बनाकर कुछ समय के लिए उसे जिंदा चीज में बदल सकता है। फिर वेनेसडे एनेट को उसकी जगह यूजिन के साथ जाकर बी कीपिंग करने को कहती है, ताकि वो लेरिसा को बिना पता चले जंगल में जाकर रोहन की लाश को ढूंढ सके। लेकिन ये सब करने के बदले में एनेट उसे जाकर पहले थिंग से माफी मांगने को कहती है, क्योंकि लास्ट टाइम वेनेसडे ने गुस्से में इसे काफी बुरा भला कहा था और ये सब थिंग ने एनेट को बता दिया था, इसलिए वेनेसडे जाकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो जंगल में जाकर रोहन की लाश को ढूंढने लगती है। इस दौरान अब उसे जंगल में रोहन का चश्मा मिलता है, जिसे छूते ही वो अपने विजन में देखती है कि जेवियर और रोहन किसी चीज को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं और फिर अगले ही विजन में वो रोहन को एक किताब के साथ देखती है, इसलिए वो स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी टीचर थॉनी लाकर उसे मिलती है, जो एक नॉर्मी है। वेनेसडे अब उससे उस किताब की डिटेल बताकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो शेयर करती है कि सालों पहले ये किताब नेवरमोर की द नाइट शेड्स नाम की एक सोसाइटी के पास थी, लेकिन ये सोसाइटी कई सालों पहले ही बंद हो चुकी है, इसलिए वेनेसडे जेवियर के रूम में उस किताब को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है, जिसे देखकर वेनेसडे उसके बेड के नीचे छिप जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ जेवियर से मिलने बियांका आती है, जो उससे बताती कि कल होने वाले पोए कप में उसने एनेट को हराने का इंतजाम कर दिया है। जिसके बाद अब जब वेनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो एनेट उसे बताती कि अचानक से फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी को पायलट की तबीयत खराब हो गई है, जो सुनकर अब वेनेसडे समझ जाती कि ये सब बियांका नहीं किया है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए एनेट के साथ पोए कप में हिस्सा लेने का फैसला करती है। इसलिए अब अगले दिन थिंग की मदद से वो पोए कप जीत जाती है। लेकिन इसी बीच जंगल में उसे एक विजन आता है, जिसमें उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की उसे कहती कि तुम एक चाबी हो। और फिर इसके बाद वेनेसडे को स्कूल में एक जगह पर एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे वो हल भी कर लेती है। और इस पहेली के हल में लिखा था कि 2 बार चुटकी बजाओ, और जब वेनेसडे ऐसा करती है तो मूर्ति के पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर जाने पर वो अंदर बने एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है और अब उसे यहाँ रोहन की वो किताब भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलते वक्त कोई पीछे से उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है, जिसी के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम वेनेसडे को बंधा हुआ देखते हैं, जिसे नाइट शेड ग्रुप के मेंबर्स ने बांधा था। और अब यहाँ उसे पता चलता है कि बियांका, जेवियर और उनके कुछ दोस्त इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स है। वो अब यहाँ पर उनसे पूछती है कि इस सोसाइटी को तो बहुत पहले बंद कर दिया गया था, तो फिर तुम इसे कैसे चला रहे हो। जिस पर जेवियर उसे बताता है कि 30 साल पहले इस सोसाइटी के एक मेंबर की वजह से एक नॉर्मी की मौत हो गई थी, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन प्रिंसिपल लेरिसा ने उन्हें सीक्रेटली सोसाइटी को चलाने की परमिशन दे रखी है। इसके बाद अब जेवियर सभी मेंबर्स को सजेस्ट करता है कि उन्हें वेनेसडे को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार भी कभी इस ग्रुप के मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर वेनेसडे उन्हें इस ग्रुप में शामिल होने से मना करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल लेरिसा सभी को बताती है कि जेरिको में आज के दिन आउटरीच डे मनाया जाएगा और इसमें सभी आउटकास्ट को शहर जाकर वहाँ के कामों में वॉलंटियर करना पड़ेगा। जिसी के साथ वो आखिर में शहर के फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन के सम्मान में वेनेसडे को चेलो प्ले करने को भी कहती है।
इसलिए अब सभी आउटकास्ट स्टूडेंट को शहर में ले जाया जाता है, जहाँ वेनेसडे जेवियर से रोवन की उस किताब के बारे में पूछती है, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि रोवन ने किताब नाइटशेड की लाइब्रेरी से चुरा ली थी और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। अब इसके बाद वेनेसडे उसी किताब में उस अधूरी पिक्चर का दूसरा हिस्सा दिखाती है, जिसमें उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि इसमें मौजूद इंसान जोसेफ क्रैक स्टोन है, जो एक पिलग्रिम था। दरअसल पिलग्रिम्स वो लोग थे जो इस शहर में आउटकास्ट के बाद आए। फिर इसके बाद वेनेसडे शहर में बने पिलग्रिम वर्ल्ड में जोसेफ क्रैक स्टोन के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम इस शहर के मेयर वॉलकर को देखते, जो आउटकास्ट को काफी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे नेवरमोर एकेडमी और प्रिंसिपल लेरिसा से इलेक्शन में काफी फंडिंग मिली थी। और यहाँ पर वो शेरिफ गैल्पिन से कहता है कि हाल ही में हुए लोगों की हत्या को लेकर उसे बेवजह आउटकास्ट पर शक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अब अगले सीन में हम वेनेसडे और यूजीन को देखते, जो शहर में एक शॉप पर वॉलंटियर कर रहे होते, और तभी वहाँ फिर से लूकस और उसके दोस्त आकर यूजीन को परेशान करने लगते, लेकिन वेनेसडे उसे उनसे बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों पिलग्रिम वर्ल्ड की एक बिल्डिंग में जाते, जहाँ पर जोसेफ क्रैक स्टोन की कुछ चीजें रखी हुई थी, और अब इन्हीं चीजों में से वेनेसडे को किताब मिलती है जो उसने अपने विजन्स में उसके जैसे दिखने वाली लड़की के हाथ में देखी थी, और इस किताब का नाम बुक ऑफ शैडोज था, लेकिन ये किताब बुक ऑफ शैडोज की नकली कॉपी थी। फिर इतने में वहाँ पर उनकी गाइड एलिन भी आ जाती है, जो वेनेसडे से शेयर करती है कि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को कुछ समय पहले किसी ने जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस से चुरा लिया था। फिर इसके बाद वेनेसडे कैफे में जाती है, जहाँ जेवियर वॉलंटियर कर रहा था, लेकिन वेनेसडे उसे इग्नोर करते हुए टाइलर के पास जाती है और उससे जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है, जिस पर टाइलर उसे उसका पता बता देता है, लेकिन वो अकेले वेनेसडे को वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ नशेड़े लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में एक टॉय स्टोर में एनिड और एजेक्स साथ में वॉलंटियर कर रहे होते, जहां एजेक्स से गॉर्गन और एनिड उसे पसंद करती है, इसलिए वो एजेक्स को आज रात डेट के लिए पूछती है और एजेक्स इसके लिए हाँ कर देता है। अब अगले सीन में हम जंगल में वेनेसडे को देखते, जो वहाँ जेरिको की ओल्ड हाउस बिल्डिंग को ढूंढ लेती है, लेकिन यहाँ पर एक नशेड़ा आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद अब थिंग वेनेसडे को उस आदमी से प्रोटेक्ट करता है। और अब यहाँ के एक दरवाजे को छूते ही वेनेसडे को फिर से विजन्स आने लगते, जिसमें वो फिर से अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखती है, जिसका नाम गुडी एडम्स था, और जोसेफ क्रैक स्टोन और उसकी पिलग्रिम साथी यहाँ पर उसे और बाकी आउटकास्ट को शैतान का रूप बताते हुए सभी को एक कमरे में हथकड़ियों से बांधकर उसमें आग लगा लेती है। जिसके बाद गुडी एडम्स किसी तरह से अपनी हथकड़ियों को खोल लेती है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी माँ की भी हथकड़ियाँ खोल सके, इसलिए उसकी माँ उसे वहाँ से जाने को कहती है, जो अब जोसेफ क्रैक स्टोन से उनकी मौत का बदला लेने को कहती है। जिसके बाद अब गुडी एक सीक्रेट दरवाजे से वहाँ से भाग जाती है, जिसी के साथ वेनेसडे का विजन भी यहीं एंड हो जाता है। और अब इस विजन से उसे पता चलता है कि जोसेफ क्रैक स्टोन एक बुरा इंसान था और उसने कई सारे बेगुनाह आउटकास्ट की जान ली थी। और इतने में अब वहाँ पर फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वेनेसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब वेनेसडे उसके कदमों के निशान का पीछा करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये निशान आगे जाकर किसी इंसान के कदमों के निशान में बदल गए है। और तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है, जहाँ वेनेसडे उसे वो निशान दिखाती है, लेकिन तब तक वो निशान तेज बारिश की वजह से वहाँ से गायब हो गए थे। फिर इसके बाद जेवियर उसे बताता है कि उसने मैसेज करके रोहन को पिछली साल की तरह इस बार भी स्केटिंग करने के लिए इनवाइट किया था, जिस पर उसने जवाब दिया था कि वो इस बार नहीं आ पाएगा। लेकिन इससे उसे पता चल गया कि वो असली रोहन नहीं था, क्योंकि पिछले साल वो दोनों स्केटिंग के लिए कहीं नहीं गए थे। आप फेस्टिवल के अगले दिन जब शहर में जोसेफ की एक मूर्ति को वहाँ रखा जाता है, तो वेनेसडे थिंग की मदद से उस मूर्ति को आग लगा देती है, लेकिन लेरिसा को शक हो जाता है कि ये सब वेनेसडे ने किया है। और जब स्कूल आकर वो उससे ये सब करने का कारण पूछती है, तो वेनेसडे उसे बताती है कि किस तरह से जोसेफ ने कई सारे आउटकास्ट को मारा था। जो सब सुनकर अब लेरिसा उसे कहती कि ये सब बहुत पुरानी बात है, और आज के वक्त में आउटकास्ट और नॉर्मी को इस बात को लेकर आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम उसी बूढ़ी नशेड़े को देखते जिसने जंगल में वेनेसडे पर हमला किया था, जो यहाँ एक कूड़े के ढेर में पड़े एक खराब कैमरा को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जंगल वाला मॉन्स्टर आकर उसे जान से मार देता है। पर वहाँ रखे कैमरा में इसी दौरान उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनिड अपने डेट पर एजेक्स का वेट कर रही होती है, लेकिन वो तैयार होते वक्त गलती से मिरर में अपने बालों को देख लेता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पत्थर में बदल जाता है, इसलिए वो उस रात एनिड से मिलने नहीं जा पाता। अब अगले सीन में हम लेरिसा को देखते हैं, जो स्कूल की ईयरबुक में से मोटिशा की पिक्चर को फाड़कर उसे जला देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियर को किसी अनजान जगह से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसके गर्दन पर किसी जानवर के पंजों के निशान बने हुए थे। फिर लास्ट सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जिसे उस बूढ़े नशे
ट्रेजेडी की लाश के पास पड़े उस कैमरा से आखिरकार उस मॉन्स्टर की पिक्चर्स मिल जाती है। डीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम वेडनेसडे और थिंग को देखते हैं, जो रात के वक्त मुर्दाघर में चोरी छुपे घुस जाते हैं, जहाँ वेडनेसडे उस मारे गए बूढ़े आदमी की लाश को एनालाइज करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर किसी को मारने के बाद उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा अपने साथ ले जाता है। फिर इसके बाद सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ टॉनिल अपने स्टूडेंट्स को अगले सैटरडे होने वाले रेवन डांस पार्टी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे को इसको लेकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, और तभी वो उसके पास बैठे जेवियर के गले पर पंजों का निशान देख लेती है। इसलिए वो जेवियर से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि कल रात फेंसिंग का काम करते हुए उसे ये चोट आ गई थी। लेकिन वेडनेसडे को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो स्कूल के बाद थिंग के साथ मिलकर जेवियर का पीछा करने लगती है, जिस दौरान वो देखती है कि जेवियर जंगल में बने घर के अंदर जा रहा है। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद वेडनेसडे उस घर के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि जेवियर ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर की पेंटिंग बना रखी थी, और अब इन्हीं में से एक पेंटिंग में से वो मॉन्स्टर किसी गुफा से बाहर निकल रहा होता है, जिस पेंटिंग को वेडनेसडे अपने पास रख लेती है। इसके बाद अब वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी जेवियर फिर से वहाँ पर आ जाता है, जो वेडनेसडे को वहाँ देखकर उसे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर जेवियर को अब उस पर शक ना हो, इसलिए वो उसे झूठ कह देती है कि वो यहाँ पर उसे रेवन डांस पार्टी में उसके साथ चलने के लिए पूछने आई थी। जो सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ रेवन में जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर इसके बाद वेडनेसडे पुलिस स्टेशन जाकर गैल्पिन को पिक्चर दिखाती है, जिसे देखकर गैल्पिन अब उससे सवाल करता है कि तुम्हें ये पेंटिंग कहाँ से मिली। लेकिन इसका जवाब देने के बदले में वेडनेसडे उसे भी इस केस से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करने को कहती है, जिस पर गैल्पिन कहता है कि ये पिक्चर कोई खास सबूत नहीं है, जो अब वेडनेसडे को इस केस से जुड़ा कोई ठोस सबूत लाने को कहता है। अब यहाँ से बाहर जाते वक्त वेडनेसडे की मुलाकात टाइलर से होती है, जो अब वेडनेसडे को रेवन पार्टी में उसके साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वेडनेसडे उसे बताती है कि रेवन में वो जेवियर के साथ जाने वाली है, जो सुनकर टाइलर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हो, जो कैफे में एनिट से आज रात रेवन में उसके साथ चलने के लिए पूछता है, पर क्योंकि कल रात को एजेक्स उससे डेट पर मिलने नहीं आया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए लूकस को हाँ कर देती है। फिर अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो यूजिन को वो गुफा वाली पेंटिंग्स दिखाकर इस जगह के बारे में पूछती है, जिस पर यूजिन उसे बताता है कि उसने ये गुफा जंगल में देखी है। जिसके बाद वो वेडनेसडे को उसी गुफा तक ले जाता है, और अब अंदर जाकर चेक करने पर उसे वहाँ कुछ जानवरों की हड्डियां और उस मॉन्स्टर का टूटा हुआ नाखून का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे लेकर वेडनेसडे जेवियर के घर में जाती है, ताकि वहाँ उससे जुड़ी कोई चीज ढूंढकर वो उसका डीएनए सैंपल इस नाखून से मैच करवा सके। और अब घर में उसे एक कपड़ा मिलता है, जिस पर जेवियर का खून लगा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है, जिसे देखकर अब वेडनेसडे उससे उस मॉन्स्टर की पेंटिंग के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस पर जेवियर रिवील करता है कि ये मॉन्स्टर रोज उसे अपने सपनों में दिखाई देता है, इसलिए उसने इसकी पेंटिंग बनाई है। लेकिन इससे अब जेवियर को समझ आ जाता है कि वेडनेसडे इससे पहले भी यहाँ से उसकी जासूसी करने आई थी, इसलिए गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अब वेडनेसडे वो नाखून और कपड़ा गैल्पिन को दे देती है, और इन दोनों का डीएनए सैंपल मैच करवाने को कहती है। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद वेडनेसडे और यूजिन आज रात को फिर से उस गुफा में जाकर छानबीन करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बियांका और जेवियर एक दूसरे के साथ रेवन में जाने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में हम रेवन पार्टी में थॉनी और प्रिंसिपल लैरिसा को देखते हैं, जहाँ लैरिसा उसे बताते हैं कि जब वो यहाँ एक स्टूडेंट थी तब उसने एक लड़के को रेवन में उसके साथ चलने के लिए पूछा था, लेकिन उसने लैरिसा को इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि तब वो रेवन में वेडनेसडे की मॉम मोटिशा के साथ जाने वाला था। फिर अगले सीन में हम थिंग को देखते हैं, जो टाइपराइटर से वेडनेसडे की तरफ से टाइलर को एक लेटर लिखकर उसे उसके साथ में रेवन पार्टी में चलने के लिए पूछता है, और अब वो वेडनेसडे के लिए एक ड्रेस भी चुरा कर ले आता है। और जब वेडनेसडे को इस बारे में पता चलता है तो वो थिंग के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन तब तक टाइलर तैयार होकर उसके रूम पर आ चुका था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी वेडनेसडे तैयार होकर उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर यूजिन भी आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे उससे कहती है कि आज रात वो रेवन पार्टी में जाने वाली है, इसलिए वो दोनों कल उस गुफा में जाएंगे, जिसके साथ ही वो उसे अकेले उस गुफा में जाने से मना करती है। लेकिन वेडनेसडे के जाने के बाद यूजिन अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में लूकस और उसके दोस्त जोसेफ क्रैक स्टोन की मूर्ति वाले हादसे का बदला लेने के लिए सभी आउटकास्ट पर लाल रंग के पेंटिंग की बारिश करके पार्टी को खराब कर देते हैं। और इसी दौरान वेडनेसडे को एक और विजन आता है, जिसमें वो देखते हैं कि यूजिन की जान खतरे में है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। अब उसके जाने के बाद जब एनिट को पता चलता है कि ये सब लूकस और उसके दोस्त ने किया है, तो वो गुस्से में लूकस को बुरा भला बोलने लगती है, जिसे सुनकर अब लूकस के दोस्त एनिट को चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी एजेक्स
आकर उसे उन लोगों से बचा लेता है और अब वो कलरा डेट पर ना आने की वजह से उससे माफी भी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा के पास पहुंचकर यूजिन देखता है कि कोई वहाँ पहले से ही मौजूद है, जो अब देखते देखते गुफा में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। पर उसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ आकर यूजिन पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और जब वेडनेसडे गुफा तक पहुँचती है तो उसे वहाँ खून से लथपथ यूजिन की लाश मिलती है। जीसी हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखिएगा क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।